दक्षिण भारत में हिंदी विषयक प्रथम भाग के इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत में हिंदी की पूर्व पीठिका के साथ साथ हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु प्रयत्नों तथा संवैधानिक प्रावधानों को रेखांकित करने का प्रयास है। उल्लेखनीय है कि विषय वस्तु विस्तृत होने के कारण यहाँ दी गई जानकारी निदर्शनात्मक मात्र है। जिनमें हमारे भारत के गुलामी की जंजीरों में जकड़े होने की गाथा लिखी हुई है। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी ने स्वाधीनता प्रेमी नेताओं, समाज सुधारकों, चिंतकों और हिंदी सेवियों के समर्पित सहयोग से देश भर में आजादी पाने की चेतना जागृत कर दी थी। आइए ऐसे ही समय में दक्षिण भारत में हिंदी के विकास की पूर्व पीठिका को समझने का प्रयास करते हैं। आपको लिए चलते हैं वहां जहां दक्षिण भारत में हिंदी विषय पर चर्चा चल रही है। आज की इस चर्चा में मैं डॉक्टर सुंदरराज रेड्डी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस चर्चा का विषय है दक्षिण भारत में हिंदी। इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं प्रोफेसर राजेंद्रन, डॉक्टर राजलक्ष्मी और प्रोफेसर परमेश्वरन। आप सब दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार से जुड़े रहे हैं। अस्तु, आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर राजेंद्रन को कि वे हम सभी को अपने विचारों से लाभान्वित करें। प्रोफेसर राजेंद्रन। धन्यवाद डॉक्टर रेड्डी। नमस्कार साथियों, ये तो आप जानते ही हैं कि दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। दक्षिण भारत के जिन 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है वे हैं तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु। इनमें से तमिल तमिलनाडु और पुदुचेरी की, मलयालम केरल की, कन्नड़ कर्नाटक की तथा तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजभाषाएं हैं। दक्षिण भारत की भूमि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार करने तथा उसके प्रचार करने की दिशा में बहुत उर्वर रही है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि देश प्रेम भावना,
दिल्ली औरंगाबादी प्रमुख है। अब दक्षिण भारत में हिंदी के उद्भव एवं प्रचार को भी थोड़ा जान लें। मंदिरों की यात्रा के लिए जो उत्तर भारतीय यात्री आया करते थे, वे देवालयों के पास बने विशेष प्रकार के मुसाफिर खानों में ठहरते थे, जिन्हें गुसाई मठ भी कहा जाता था। यात्रियों की सुविधा के लिए गुसाई मठों में दुभाषी नियुक्त होते थे। उस समय यहाँ के लोग हिंदी को गुसाई भाषा कहते थे। केरल के तिरुवंतापुर अर्थात त्रावणकोर के राजा बड़े ही विद्या प्रेमी और कर्मनिष्ठ थे। सन 1813 में जन्मे तिरुवंतापुर के महाराज स्वाति तिरुनाल, स्वाति नक्षत्रज्ञ राजा राजवर्मा प्रख्यात रहे हैं। श्री कुंजन नंबियार जैसे हास्य कवियों ने अपनी कविताओं में पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग करके मलयालम गीतों में हिंदी को स्थान दिया है। कर्नाटक में हिंदी के प्रयोग और प्रसार पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे? हाँ, वही बताने जा रहा हूँ। भौगोलिक दृष्टि से कर्नाटक के कुछ हिस्से पुराने हैदराबाद राज्य में और कुछ हिस्से महाराष्ट्र की तरफ पड़ने के कारण हिंदी का अच्छा वातावरण उन प्रदेशों में बना रहा। दूसरी बात यह है कि कन्नड़ में संस्कृत के शब्दों की बहुलता के कारण लोगों को हिंदी सीखने और समझने में कठिनाई नहीं होती। यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा कि सन 820 में जन्मे हिंदी के आदिकाल के प्रख्यात सिद्ध कवि कणहप्पा कर्नाटक के ही थे। देश की एकता और अखंडता के लिए गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में हिंदी का देवदास गांधी को भेजा। महात्मा गांधी आजीवन इस सभा के अध्यक्ष रहे। उनके बाद देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं भारत के अन्य गणमान्य इस संस्था के अध्यक्ष रहे। प्रोफेसर राजेंद्रन,
साथियों, चाय पान के उपरांत हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। तो आइए थोड़ा जलपान हो जाए। आइए। तमिल प्रदेश में हरि कथा को कालक्षेपम कहते हैं। इन कालक्षेपमों में संत कबीर, तुलसी, मीरा आदि की कथाओं का प्रवचन लगभग 300 वर्षों से होता आया है। अच्छा, तो इसका यह अर्थ हुआ कि तमिल प्रदेश में हिंदी अनेक स्तरों पर व्यवहार में रही है। बिल्कुल सही सुना है आपने। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि मदुरै नगर में ठाकुर खां चंद्र वर्मा नामक सज्जन सन 1915-16 में हिंदी की कक्षाएं चलाते थे। ऐसी ही कक्षाएं शेष प्रांतों में भी चलाए जाने का जहां तहां उल्लेख प्राप्त होता है। मुझे लगता है कि मद्रास से हिंदी के प्रचार प्रसार को आरंभ करने का गांधी जी का संकल्प चुनौतीपूर्ण रहा होगा। क्या इस प्रयास को जनमानस का समर्थन भी मिला था? बिल्कुल। मद्रास में जो हिंदी प्रचार कार्य आरंभ हुआ उसका समर्थन सिर्फ श्रीमती एनी बेसेंट की पत्रिका न्यू इंडिया ही नहीं, बल्कि मद्रास का दैनिक हिंदू और तमिल का विख्यात साप्ताहिक आनंद विक्टन भी करते थे। मैंने तो कहीं पढ़ा है कि हिंदी विद्यालय चलाने के लिए लोग अपने घर तक उपलब्ध करा देते थे। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। तमिलनाडु का सर्वप्रथम हिंदी विद्यालय सन 1922 में इरोड में खुला था, जिसका उद्घाटन पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। और ये विद्यालय सुप्रसिद्ध द्रविड़ नेता श्री राम स्वामी नायकर ने अपने निवास स्थान पर ही खोला था। तब हिंदी प्रचार को सब एक मिशन के रूप में लेते थे, क्योंकि उससे भारत की आजादी का स्वप्न जुड़ा हुआ था। चले। आइए, आप सबको एक दिलचस्प घटना सुनाता हूं। सन 1925 में दक्षिण में हिंदी प्रचार कार्य के निरीक्षण के लिए श्री पुरुषोत्तम दास टंडन पधारे। भारत में हिंदी विषयक इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए दिखाते हैं आपको एक लघु फिल्म, जिससे पता चलता है कि ब्रिटिश शासन का खुफिया विभाग किस प्रकार से हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान था। कुछ खबर मिला? नो सर। Damn it! सर, कंट्री कैरी सॉन्ग्स प्रॉब्लम बन गया। ऑल कंट्री कैरी सॉन्ग्स बैन करना मांगता। सच, ये किधर किधर में प्रिंट होता, इसे जब्त करना, चलाना मांगता। सर, व्हाट अबाउट हिंदी प्रचारक सर? व्हाट? प्रचार? प्रचार? प्रचारक सर। प्रचारक। वॉलेंट्री हिंदी टीचर। हिंदी टीचर? सर, हिंदी से यूनिटी बनता। So Hindi class not allowed now onwards. सर, चरखा, खादी, टोपे, play, songs, Ram Saba, and now in the class, listen. यस सर।
जो हिंदी सीखता सिखाता सबको अरेस्ट करो। सर। इधर इधर सब सोचता हिंदी से यूनिटी लाना, इंडिया को यूनाइट करना, हमारे अगेंस्ट, हमारे खिलाफ। अब सी हम दिखाएगा इनको यूनिटी, हम दिखाएगा इनको यूनिटी। सचमुच अंग्रेज सरकार हिंदी के इस बढ़ते हुए प्रभाव से आतंकित थी। वाकई हिंदी उस समय पूरे भारत को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन गई थी। जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं पुनः आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर राजेंद्रन को कि वो अपनी बात आगे बढ़ाएं। धन्यवाद डॉक्टर रेड्डी। साथियों, इतना तो स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देश में जितने भी आंदोलन हुए, जैसे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन आदि आदि, इन सभी से हिंदी के व्यापक प्रचार को बल मिला। अधिकांश बुद्धिजीवी अपना कामकाज और पेशा छोड़कर इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ गए थे। हिंदी प्रचारकों की एक बड़ी फौज भी तैयार की जा रही थी। हिंदी के ये प्रचारक दिन रात शासन तंत्र की परवाह किए बिना कभी भी हिंदी सिखाने के लिए तैयार रहते थे। आइए देखते हैं इसका एक वीडियो। कितनी दूर हो रहे हैं? बस पास ही है। 1 मील तो चल ही लिए होंगे ना? हाँ, इतना तो चले ही हैं। कहीं अंग्रेज हमारा पीछा तो नहीं कर रहे? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सावधानी से पहुंचना होगा। हिंदी किताब रख ली ना? हाँ, 40-42 प्रतियां हैं अपनी पास। फिर तो कोई दिक्कत नहीं। रुको, देखो देखो, वहां से आवाजें आ रही हैं, रोशनी भी दिखाई दे रही है। चलो चलो इधर छुप जाते हैं। छुप जाओ, यहाँ पे छुप जाओ जल्दी। इसके लो मत, रोशनी बाहर तक नहीं जानी चाहिए। आहट तो इसी तरफ हो रही थी। हाँ, रोशनी भी यहाँ से दिखाई दे रही थी। हाँ। प्रचारक जी, प्रचारक जी, कहीं अंग्रेज तो नहीं? नहीं नहीं, दूर से देखा था तो टोपी लगाए थे और धोती भी पहने थे। प्रचारक जी, प्रचारक जी, प्रचारक जी, वंदे मातरम। प्रचारक जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रचारक जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। छिपते छिपाते आए हैं। आइए चलें, सभी को आप ही का इंतजार है। महिलाओं, बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, सभी में हिंदी सीखने का जबरदस्त उत्साह है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलिए चलिए। अरे वाह, ये तो वाकई उनका प्रशंसनीय कार्य था। यकीनन ये किसी जुनून से कम नहीं था। बिल्कुल, इस प्रकार के जुनून दक्षिण भारत में जहां तहां दिखाई दे रहे थे। अखिल भारतीय हिंदी आंदोलन के पुरोधाओं में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जमनालाल बजाज, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर गोपाल रेड्डी, टंगहरी प्रकाशन पंतलू, डॉक्टर नागप्पा, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री मन्नारायण, महर्षि अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से कुछ एक का परिचय कार्यक्रम के अगले भाग में दिया जाएगा। अस्तु। उस समय देश का संपूर्ण वातावरण देशभक्ति और हिंदी के रंग में रंगा हुआ था। आइए अब जाने कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की हिंदी प्रचार संबंधी गतिविधियां क्या रही। सभा के मुख्य कार्यों में हिंदी के विविध पाठ्यक्रमों का संचालन, हिंदी माध्यम से दक्षिण भारतीय भाषाएं सीखने के लिए उपयोगी पुस्तकों एवं कोशों आदि का प्रकाशन, हिंदी के प्रचारक तैयार करना, हिंदी प्रचार समाचार नामक मासिक पत्रिका के प्रकाशन से सभा के उद्देश्यों
एवं कार्यकलापों से प्रचारकों को अवगत कराना। दक्षिण भारत नामक त्रैमासिक पत्रिका के माध्यम से अनुवाद और मौलिक लेखों, विशेषकर तुलनात्मक साहित्य का प्रकाशन करना। हिंदी मेलों, संगोष्ठियों, प्रचारक सम्मेलनों, विविध प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन करना शामिल है। उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान के माध्यम से सभा ने हिंदी अध्ययन एवं शोध को भी व्यापकता प्रदान की है। सभा की 4 शाखाएं हैं, जो तिरुचिरापल्ली, धारवाड़, हैदराबाद और एर्नाकुलम में स्थित है। सन 1964 में इस सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। वर्तमान में सभा चेन्नई के त्यागराज नगर में स्थित है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अतिरिक्त हिंदी सेवियों के प्रयत्नों से दक्षिण में जो अन्य प्रमुख संस्थाएं बनी, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बेंगलुरु, कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति बेंगलुरु, कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति बेंगलुरु, बेलगांव विभागीय हिंदी सेवा शिक्षण समिति हुबली, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद। इन संस्थाओं की कुछ हिंदी परीक्षाओं को सरकारी मान्यता प्राप्त है। संपूर्ण दक्षिण भारत में लगभग सैकड़ों स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य कर रही हैं। प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी हिंदी की इन परीक्षाओं में बैठते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी के संगठित और समन्वित प्रचार की व्यापक जानकारी अत्यंत सुखद है। देखिए, पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि संविधान सभा ने 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के लिए चुना। जानते हैं, इस संविधान सभा के अधिकांश सदस्य हिंदीतर भाषी ही थे। सरकार ने राजभाषा संकल्प 1968 के द्वारा त्रिभाषा सूत्र का प्रावधान किया। इसके अनुसार दक्षिण भारतीयों के लिए अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भाषा का अध्ययन करने तथा शेष भारत को अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा, वरीयतः दक्षिण भारतीय भाषा के अध्ययन का प्रावधान रखा गया। हिंदी प्रचार को लेकर सरकार की नीति बहुत उदार रही है, जिसका आधार भावनात्मक एकता और प्रोत्साहन है। दक्षिण भारत की जनता हिंदी के महत्व को जान गई है। दक्षिण भारत में हिंदी विषय पर चर्चा करते समय तमिलनाडु में हिंदी विषय पर भी 1-2 बातें कहना मैं चाहूँगा। ये सत्य है कि केरल, आंध्र और कर्नाटक में खूब जोर शोर से हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। केवल भाषा का ही नहीं, साहित्यिक समृद्धि भी बहुत हो रही है। वैसे ही दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, तिरुचि तमिलनाडु हिंदी प्रचार सभा, मदुरई हिंदी प्रचार सभा जैसी संस्थाओं की जो हिंदी के क्षेत्र में सेवाएं हैं, वो अविस्मरणीय है। अलावा इसके बहुत सारी गैर सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं ने भी बहुत सेवा दी है। तमिलनाडु में यदि हिंदी जीवित है तो हजारों, सैकड़ों बहनों और महिलाओं के द्वारा घरों में जो हिंदी विद्यालय चलाए जा रहे हैं, उसका बड़ा महत्व है। ये लोग शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके हिंदी के लिए अथक प्रयास कर रही हैं और इनकी सेवा का मूल्य बहुत अधिक है। इसके अलावा केंद्रीय हिंदी निदेशालय से अनुदान प्राप्त करके आदान प्रदान, सूर्य सौरभ आदि पत्रिकाओं के संचालन के साथ साथ तमिल हिंदी तुलनात्मक अध्ययन केंद्र की स्थापना करके तमिल और हिंदी के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम, प्रकाशन, शोध जैसे अनेक कार्यक्रम इन संस्थाओं ने किया है। इसके अलावा डॉक्टर शेषन, डॉक्टर पी.के. बालसुब्रमण्यम, डॉक्टर श्री सौरीराजन जैसे तमिल भाषी हिंदी विद्वानों का जो काम है,
हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में अविस्मरणीय कार्य है। और ऐसे इन लोगों की संस्थाओं की सेवाओं को हटा करके तमिलनाडु हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। नौकरी पाने, अनुवाद करने, मौलिक लेखन करने, तुलनात्मक अध्ययन करने, व्यापार करने और व्यापक जन समुदाय से जुड़ने के लिए उनका हिंदी प्रेम निरंतर संवर्धित हो रहा है। धन्यवाद प्रोफेसर राजेंद्र, आपने सार गर्भित रूप में अपने विचार रखे, आभारी हूं। साथियों, इस चर्चा को हम अगले सत्र में भी जारी रखेंगे। धन्यवाद। दक्षिण भारत में हिंदी विषयक कार्यक्रम के अगले अर्थात द्वितीय भाग में हम दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षण, अनुवाद एवं पत्रकारिता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इस भगीरथ प्रयत्न में संलग्न हिंदी सेवियों, हिंदी लेखकों एवं अनुवादकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस क्रम में आगे दक्षिण भारत से हिंदी को जोड़ने वाले अन्य प्रयासों की भी चर्चा अभीष्ट है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।